दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं 5 अप्रैल के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो कि यहां पर दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 की टीम की तरफ से दोस्तों किताबें आ चुकी हैं मार्केट में, जिसमें लेखपाल परीक्षा के लिए और वीडियो परीक्षा के लिए, इन दोनों परीक्षाओं के लिए दोस्तों किताबें आ चुकी हैं। ये वीडियो परीक्षा के लिए दोस्तों 2 किताबें हैं, बट आपको 2 नहीं परचेज करना सिर्फ एक किताब। इस पर एक किताब आपको मुफ्त में दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बाई 1 गेट 1 के साथ ऑफर है दोस्तों, यानी एक किताब पर एक अलग से किताब, एक मॉडल टेस्ट पेपर की किताब दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, जिसे आप किसी बिना डिलीवरी चार्ज के आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से, एप्लीकेशन से, या फिर आप इन्हें अपने नियर बाई बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाइए दोस्तों और इन्हें परचेज करिए। बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं। इसके अलावा स्टडी 91 टीम की तरफ से कई सारे ऑनलाइन कोर्स भी चलते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो एक मौका स्टडी 91 को जरूर दीजिए और आइए मिलजुल कर तैयारी करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले सवाल से। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार सा सवाल है। आप सभी जान रहे होंगे कि हाल फिलहाल में एक गेम चल रहा था, महिला वर्ल्ड कप। जी हां दोस्तों, ये महिला वर्ल्ड कप की बात करूं तो हम लोगों ने 2-3 सवाल यहां पढ़ा था दोस्तों कि ये जो फीमेल का वर्ल्ड कप हो रहा था ये किस देश में हो रहा था। फीमेल वर्ल्ड कप जो हो रहा था दोस्तों, क्रिकेट वाला वर्ल्ड कप, इसका आयोजन कहां पे हुआ था? तो न्यूजीलैंड में यह गेम हो रहा था। कहां पर? न्यूजीलैंड में गेम हो रहा था। यहीं पर दोस्तों 2 अच्छे सवाल हमें और भी मिले थे कि 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला प्लेयर दोस्तों कौन बनी थी भारत की? तो याद रखिएगा मिताली राज, जो कि महिला टीम की कप्तान है, मिताली राज, इनको चुना गया था। और एक सवाल और बड़े थे दोस्तों हम लोग कि 250 विकेट लेने वाली महिला कौन बनी थी? तो हम लोगों ने पढ़ा था झूलन गोस्वामी के बारे में। किसके बारे में? झूलन गोस्वामी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, ये तो पुराने वाले सवाल हो गए। आज के लिए जो नया सवाल है वो ये पूछ रहा है दोस्तों कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब दोस्तों किसने जीता है? तो याद रखिएगा आज का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसे हरा कर जीता दोस्तों? तो याद रखिएगा इंग्लैंड को हरा करके। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा करके यह खिताब जीत लिया है। और यह ऑस्ट्रेलिया का, याद रखिएगा, यह 7वां खिताब है। कौन सा खिताब है? यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 7वीं बार जीत हासिल किया गया। और इस बार का जो आईसीसी महिला वर्ल्ड कप था दोस्तों, ये 12वां था। कौन सा था? 12वां मैच था। और 7 बार किसने जीता दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इस सवाल को भी याद रखेगा। यहां पर ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ चीजें दोस्तों जो और बातें आप याद कर सकते हैं, कितने रनों से हराया दोस्तों? तो 71 रनों से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने हराया इंग्लैंड को। ये एक बात याद रखेगा। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल कितना रन बनाया था? 356 रन बनाया था, जबकि जवाब में इंग्लैंड ने कम रन बनाया। इंग्लैंड ने केवल कितना रन बनाया दोस्तों? 285 रन पे दोस्तों वो लोग क्या हो गए? ऑल आउट हो चुके थे। तो ये आपको याद रखना है। यहां पर दोस्तों एक अच्छा सवाल ये भी है कि इस बार ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेलिस को, जी हां दोस्तों, एलिसा हेलिस को मैच में 170 रन बनाने की वजह से दोस्तों इनको क्या दिया गया? इनको सबसे ज्यादा रन बनाने का खिताब दोस्तों दिया गया है। यह भी याद रखेगा। तो इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। एलिसा हेली को क्या चुना गया? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। यह भी आप याद रखेगा। ठीक है, ये सभी शानदार बातें हैं। और चलिए हम लोग देखते हैं कि खेल से संबंधित और कौन कौन से सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं जो हाल फिलहाल में हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। तो आईसीसी वर्ल्ड कप दोस्तों ध्यान दीजिएगा 12वां वर्ल्ड कप था, पहली बात। और किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और यह ऑस्ट्रेलिया का 7वां खिताब था। ठीक है, दोनों बातों को याद रखेगा। किसको हरा कर जीता? तो यह भी याद रखेगा इंग्लैंड को हरा करके ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब जीता है। आईपीएल क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज दोस्तों कौन हो गए? एक जो आईपीएल खेला जा रहा है दोस्तों, ड्वाइन ब्रावो, याद रखेगा, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। कुल 171 विकेट इन्होंने लिया दोस्तों। और ये चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेलते हैं, सीएसके टीम से खेलते हैं, याद रखेगा। ठीक है, दीपक हुड्डा का अंतिम विकेट इन्होंने लिया। उसके बाद मलिंगा का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा। मलिंगा का रिकॉर्ड 170 विकेट का था और इनका 171 विकेट का रिकॉर्ड है। यह भी आप याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में किस देश ने सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का 3रा संस्करण जीत लिया दोस्तों? तो याद रखिएगा यह संस्करण भारत ने जीता। पहले संस्करण में तो भारत हार चुका था बांग्लादेश से, लेकिन बाद में भारत ने
किया सबसे ज्यादा गोल, जिसकी वजह से यह खिताब भारत के खाते में आ गया। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। F1 सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स दोस्तों किसने जीता है, तो मैक्स वर्स्टैपेन का नाम सुना होगा दोस्तों, इन्होंने जीता। इसके ठीक पहले बहरीन ग्रांड प्रिक्स हुआ था दोस्तों, और उस गेम को चार्ल्स लेक्लर ने जीता था। किसने, चार्ल्स लेक्लर ने। हाल ही में स्विस ओपन बैडमिंटन का खिताब दोस्तों किसने जीता, ये पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया। इसके पहले पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल वाला खिताब भी जीता था, उसे भी याद रखिएगा। जितना ज्यादा करंट को करंट से जोड़ेंगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। और कोशिश करिए दोस्तों कि जब कभी मैं करंट अफेयर आपको पढ़ा रहा होता हूं तो मेरे साथ आप बोला करिए, जितना ज्यादा बोलेंगे उतने ज्यादा तेजी से दोस्तों आपको एक करंट अफेयर याद होगा। हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब, मैंने आपसे कहा था बिलियर्ड गेम की जब बारी आ जाए तो याद रखिएगा भारत के पंकज आडवाणी का नाम। इन्होंने दोस्तों लगातार, मतलब मैं तो जब से पढ़ा रहा हूं करंट अफेयर तब से बिलियर्ड में कभी किसी दूसरे का नाम मैंने नहीं पढ़ा, हमेशा पंकज आडवाणी का ही नाम पढ़ा हूं। जर्मन ओपन बैडमिंटन में किसने रजत पदक जीता है, तो लक्ष्य सेन ने दोस्तों रजत पदक जीता। ये वही लक्ष्य सेन है जिन्होंने लोहकिन यू को हराया था, याद रखिएगा। उनको हरा करके सुपर 500 का खिताब जीता था। हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी दोस्तों, प्रियंका नुटक्की का नाम सुना होगा, उनको 23वीं ग्रैंड मास्टर के रूप में चुना गया। आईसीसी महिला विश्व कप दोस्तों कहां खेला गया, तो न्यूजीलैंड में खेला गया। जीता किसने, ऑस्ट्रेलिया ने जीता, आपने देख ही लिया। ठीक है, आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में दोस्तों भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल। अगर मैं दोस्तों इस गेम में भारत के जो आईसीएसएफ चल रहा था दोस्तों, इसमें भारत द्वारा जीते गए कुल पदक की बात करूं तो यहां भारत ने जीता दोस्तों 4 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल जीता है, टोटल की बात कर रहा हूं, और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, इसको याद रखेगा, ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नियुक्ति से संबंधित अच्छा सवाल है, जरा देखिए कि कहां पर किसकी नियुक्ति की गई, एक बार सही सुमेलित करना है। आइए देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ, जी हां दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ एक इंटरनेशनल एजेंसी दोस्तों, इसमें अभी किसे अपॉइंट किया गया दोस्तों, तो याद रखेगा यहां अपॉइंट किया गया है अपराजिता शर्मा को। किसे अपॉइंट किया गया है, अपराजिता शर्मा को अपॉइंट किया गया है। कर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण दोस्तों कल हम लोग पढ़े थे, यहां पर डॉक्टर यस राजू को अपॉइंट किया गया है। भारतीय भुगतान परिषद का अध्यक्ष विश्वास पटेल को दोबारा चुना गया है, और वन अनुसंधान संस्थान में डॉक्टर रेणु सिंह को चुना गया। तो यहां पर जब आप मैचिंग करेंगे तो पहले बनेगा डी, दूसरा बनेगा सी, तीसरा बनेगा ए, और चौथा बनेगा बी। तो डीसीए भी याद रखेगा दोस्तों, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, यहां पर अपराजिता शर्मा की जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इनको अगले 2 सालों के लिए दोस्तों अध्यक्ष चुना गया है। यहां पर देखिएगा, अभी तो देखिए 2022 चल रहा, बस 22 छोड़ दीजिए, 23 और 24 में ध्यान दीजिएगा, 23 में 2023 और 2024 के लिए क्या चुना गया, इनको उपाध्यक्ष चुना गया। जरा ध्यान सुनिएगा, इनको उपाध्यक्ष चुना गया है। और इसके अलावा सन 2025 और 2026 के लिए दोस्तों याद रखेगा इनको अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, याद रखेगा इन 2 सालों के लिए उपाध्यक्ष। तो अभी जो चुनाव हुआ दोस्तों वो कैसा चुनाव हुआ है, अभी उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। कमेटी तो अस्थाई है, बट इनको जिस पद पे चुना गया है उपाध्यक्ष के पद पर चुना गया है। इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जल्दीबाजी के चक्कर में ऐसा ना हो कि दिमाग से उतर जाए। और ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की बात करूं तो डॉक्टर यस राजू को चुना गया। और भुगतान परिषद यानी पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करूं, काउंसिल ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन नहीं, काउंसिल, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करूं तो विश्वास पटेल जी को दोबारा अपॉइंट किया गया। पहले भी विश्वास पटेल थे और अभी भी वही बने हुए हैं। ठीक है, और वन अनुसंधान संस्थान जो देहरादून में है वहां पर डॉक्टर रेणु सिंह को चुना गया। तो इस प्रकार दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको, नहीं ना? इत्मीनान से चीजों को पढ़ते चलिए। देखिए कोई बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं है, आपको बस रिवीजन करते चलना है। जितना मैंने समझाया वही सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं। आप चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड करके इन बातों को पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों, नियुक्ति से संबंधित और कौन कौन से सवाल हम लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ रखे हैं, जरा एक बार रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा ITU यानी इंटरनेशनल टेलीकॉम ये है दोस्तों, याद रखिएगा भारतीय दूरसंचार संघ है। कह रहा है कि इसमें प्रशासन और प्रबंधन के परिषद के अस्थाई समिति के उपाध्यक्ष के रूप में दोस्तों किसे चुना गया, तो अपराजिता शर्मा को चुना गया। आप जान ही रहे हैं। बाकी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में नए महानिदेशक दोस्तों जो चुने गए हैं वो कौन चुने गए हैं, तो याद रखिएगा डॉक्टर यस राजू को चुना गया है। भुगतान परिषद का अध्यक्ष यस राजू को चुना गया दोस्तों। ठीक है, सॉरी, विश्वास पटेल को चुना गया, यहां पर यस राजू हैं। और ये पर्यावरण, वन
और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये वही वन अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, याद रखिएगा ये वन अनुसंधान संस्थान ही है दोस्तों, जहां पर डॉक्टर रेणु सिंह को अपॉइंट किया गया है। देहरादून वाला है, याद रखिएगा कहां पर है दोस्तों, यह देहरादून में है, ठीक है। इसी मंत्रालय के अधीन आता है और इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव है। कौन है, भूपेंद्र यादव। करा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को इसका अध्यक्ष चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें दोस्तों, तो उसका अगला महानिदेशक चुना गया है गिलबर्ट होंगबो को। किसे, गिलबर्ट होंगबो को चुना गया है, याद रखेगा। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में विनोद जी खंडारे साहब को चुना गया है। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस में CEO चुना गया प्रशांत झावेरी जी को। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष चुना गया दोस्तों, किसे, याद रखेगा अजय भूषण पांडे जी को। और चार धाम परियोजना का जो नया अध्यक्ष चुना गया वो जस्टिस AK सीकरी साहब को चुना गया। तो इतने सवाल दोस्तों नियुक्ति से संबंधित ऐसे सवाल थे जो हाल फिलहाल के करंट अफेयर में हम लोगों ने पढ़े थे। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन करते चलिए चीजें आपको याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी दोस्तों कौन करने वाला है। इसके पहले दोस्तों एक सवाल हम लोगों ने पढ़ा था 56वीं क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप। जी हाँ दोस्तों, 56वीं क्रॉस कंट्री दोस्तों चैंपियनशिप दोस्तों की बात किया था। और ये इसका आयोजन कहां पे किया गया था दोस्तों, इसका आयोजन हुआ था नागालैंड में। जी हाँ दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक सवाल हम लोगों ने और पढ़ा था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, अभी हम लोगों ने कल ही शायद पढ़ा था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। जी हाँ दोस्तों, यूनिवर्सिटी गेम्स की बात किया था दोस्तों। और अगर मैं इनकी बात करूं तो इनका आयोजन कहां पे किया जा रहा है दोस्तों, तो इनका आयोजन हो रहा है आपके कर्नाटक राज्य में। कहां पर हो रहा है, कर्नाटक राज्य में हो रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां जो आपसे पूछा 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप, इसका आयोजन दोस्तों कहां हो रहा है, तो इसका आयोजन अभी मेघालय में हो रहा है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है, ठीक है। कोई दिक्कत आपको, इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में दोस्तों एक गेम हुआ था, क्या आपको याद है, बताइए जल्दी से बताइए। एक गेम हुआ था, उस गेम का नाम आप याद करके बताइए, ठीक है। यहां आपका उत्तर मेघालय हो जाएगा। मेघालय की राजधानी शिलोंग है दोस्तों, और शिलोंग में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यह दूसरी बार है जब पूर्वोत्तर ने दुनिया के सबसे बड़े टेबल टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी करने जा रहा है। तो इसको याद रखेगा। राज्य के लगभग 650 लोगों के भाग लेने की उम्मीद है, जिसमें 450 खिलाड़ी हैं और बाकी के कोच और सहायक कर्मी हैं, ठीक है। तो इसको आराम से पढ़िएगा, काफी अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और इवेंट एंड समिट, इस तरह के कई सारे आयोजन देश में होते रहते हैं, तो हम लोग इवेंट एंड समिट से संबंधित कुछ अच्छे सवालों पर चर्चा कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। पहला सवाल है 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी कौन कर रहा है, तो याद रखिएगा कौन कर रहा है, मेघालय कर रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। करा दोस्तों कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां पे किया जा रहा है, तो कर्नाटक में किया जा रहा है, पीछे आपको बता ही दिया गया। हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के पहले चरण का आयोजन कहां पे किया गया, तो आंध्र प्रदेश में किया गया, और उसके बाद दूसरे चरण का आयोजन दोस्तों तेलंगाना में किया जा रहा है। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की वर्चुअली अध्यक्षता तो दोस्तों कौन कर रहा है, बताइए। उसमें मोदी जी ने तो हिस्सा लिया, बट इसकी अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है, 5वें बिम्स्टेक की श्रीलंका कर रहा है। जी हां दोस्तों, श्रीलंका देश कर रहा है, इसको याद रखेगा। ये बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देशों का समूह है, जिसकी स्थापना हुआ था 1997 में। नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड और आपका श्रीलंका, ये इसके क्या हैं, मेंबर हैं, याद रखेगा। हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कहां पे किया गया, तो एक जगह है हरियाणा में, फरीदाबाद, वहां पर दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है। 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन कहां पे किया गया, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबान देश कौन है दोस्तों, शतरंज का इस बार मेजबान चुना गया भारत को, तो ये भी याद रखेगा। हाल ही में छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम जिसका नाम है युविका, ये किसने स्टार्ट किया, तो ये इसरो की तरफ से दोस्तों लाया गया एक कार्यक्रम है, याद रखेगा। साहित्य अकादमी द्वारा साहित्योत्सव का आयोजन दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में। तीसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के उद्घाटन समारोह में जो भाषण दिया वो अनुराग सिंह ठाकुर ने दिया, और समापन समारोह में जो भाषण दिया वो हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने दिया। बहुत अच्छा सवाल है, इसे भी ध्यान रखिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किसने किया, तो कैलाश चौधरी जो कि राज्य मंत्री हैं, इनके द्वारा किया गया। तो ये सभी सवाल दोस्तों आप जरूर याद रखेगा। इसी तरह के देखिए सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। विश्वास करिए जब पेपर होगा ना तो देखिएगा और आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ सर
गजब का है और ऐसे ही सवाल बने हैं परीक्षा में। चलिए बढ़ते अगले सवाल पर। लिख रहा है स्कूली विद्यार्थियों के लिए देश की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स 2021 का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? बताइए, सोच समझ के बताइए। कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स, अब आपको नाम से लग रहा हो दोस्तों कि जो स्कूलिंग के विद्यार्थी होंगे, जो मतलब इंटरमीडिएट तक की क्लास के जो विद्यार्थी दोस्तों, उनको उनके अंदर खेल की भावना जागृत करने के लिए दोस्तों ये पहला कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स 2021 का आयोजन किया गया। और इसका आयोजन किया जा रहा है दोस्तों नई दिल्ली में। कहां आयोजन किया जा रहा है? नई दिल्ली में। हाँ, यहां से जो दोस्तों क्वालिफाई करेगा, जो भी यहां से क्वालिफाई करेगा उसको विश्व पटल पर जाने का मौका मिलेगा। जी हां दोस्तों, उसको विश्व कौशल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। विश्व कौशल चैंपियनशिप में दोस्तों हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। और यह विश्व कौशल चैंपियनशिप कहां आयोजित होगा? तो यह आयोजित होने वाला संघाई में। कहां पर आयोजित किया जा रहा है दोस्तों? यह संघाई चीन में आयोजित होगा। तो यहां से गेम खेलकर वहां तक लोग जाएंगे, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा सवाल है, ठीक है। तो इसका आयोजन कहां पे फिलहाल हो रहा है दोस्तों? दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है, ये याद रखिएगा। बाकी की जो बातें दोस्तों यहां पे मैंने आपको बता दिया। यहां 60 से अधिक विजेताओं को नगद पुरस्कार, प्रमाण पत्र और बाकी की चीजें दोस्तों प्रदान किए गए, ये भी चीजें याद रखिएगा। बाकी यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवेंट एंड समिट के जो सवाल हैं एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि यह भी उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि स्कूली विद्यार्थियों के लिए देश की पहली बार हो रहा है दोस्तों, देश की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स का आयोजन दोस्तों कहां किया गया? नई दिल्ली में किया गया। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी दोस्तों कौन कर रहा है? तो मेघालय कर रहा है, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स दोस्तों कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का पहला चरण आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ, दूसरा चरण तेलंगाना में, ठीक है। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी इस बार श्रीलंका कर रहा है। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का मेजबान देश कौन है? भारत को चुना गया। हाल ही में छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका की शुरुआत इसरो ने किया है। हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा साहित्योत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? तो दिल्ली में किया गया। और तीसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में उद्घाटन समारोह को अनुराग सिंह ठाकुर ने संबोधित किया और समापन समारोह को हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने संबोधित किया है। इतना आपको याद रखना है। ये वो सवाल हैं दोस्तों करंट अफेयर के जो हाल फिलहाल में हम लोगों ने पढ़े थे। तो रिवीजन खूब करिए, मन से मेरे साथ बोलिए, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा आपको याद होगा। हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया? जी हां दोस्तों, नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। और राष्ट्रपति का नाम क्या था दोस्तों? राष्ट्रपति का नाम है यहां पर आरिफ अलवी। क्या नाम है दोस्तों? आरिफ अलवी। शायद आपको याद आ रहा होगा। आरिफ अलवी दोस्तों कहां के राष्ट्रपति हैं? याद रखिएगा, ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। और अभी 2 दिनों पहले दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि पाकिस्तान में ऐसे हालात बन रहे हैं कि वहां की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा रहा था। वहां के पीएम कौन है दोस्तों? पाकिस्तान के पीएम कौन है? याद रखिएगा, इमरान खान वहां क्या है? पीएम है। इमरान खान क्या दोस्तों? इमरान खान वहां पीएम है। और इन्हीं के खिलाफ दोस्तों ये चल रहा था, बट अविश्वास प्रस्ताव न पेश किया गया। उसके पहले ही आरिफ अलवी ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। और यहां पर जो इमरान खान है, इन्होंने गुजारिश की आरिफ अलवी से कि नए सिरे से चुनाव कराए जाएं, ये घोषणा कर दिया गया है। तो याद रखेगा दोस्तों, यहां पाकिस्तान आपका इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। म्यांमार की कंडीशन दोस्तों वैसे ही खराब चली। म्यांमार में ऑलरेडी आपातकाल लगाया जा चुका दोस्तों, और यहां सैन्य शासन चल रहा है। यहां के जो सेना प्रमुख थे हलैंग, उन्होंने अपने आप को कार्यवाहक प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। और ऐसे हालात चल रहे हैं। बाकी अफगानिस्तान की बात करें तो उस पर तालिबानियों ने अपना कंट्रोल कर लिया। वो सारी बातें आप जान रहे हैं। यहां बाकी चीजों को आप पढ़ सकते हैं जो कि यहां पर लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों देश विदेश से जुड़े कुछ अच्छे सवाल पर, जो कि आपसे आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो अभी हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया? तो याद रखेगा, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को भंग किया गया। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी जी हैं, ठीक है। कह रहा हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया? वही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ दोस्तों यहां अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। हाल ही में पीयूष गोयल ने कहां पर भारतीय आभूषण
प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया दोस्तों पीयूष गोयल साहब ने, जो कि हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, और इन्होंने जो उद्घाटन किया है दुबई में किया है। कहां पर किया? दुबई में दोस्तों उद्घाटन किया, यह भी आप याद रखेगा। हाल ही में किसने रूस के तेल और गैस क्षेत्र पर नए प्रतिबंध लगा दिए? तो 3 लोगों ने प्रतिबंध लगाए दोस्तों, एक तो अमेरिका ने, दूसरा ब्रिटेन ने और तीसरा यूरोपियन यूनियन ने। ये 3 ने प्रतिबंध लगाया है, याद रखेगा। रूसी सेना द्वारा यूरोप के किस सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया गया? उसका नाम है ज़पोरिजिया। क्या नाम है? ज़पोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि पूरे यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और वह अब रूस के कब्जे में है। यूक्रेनी सरकार ने तुर्की सरकार से रूसी जहाजों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करने को कहा दोस्तों? तो एक प्रोटोकॉल काफी पुराना है, मॉन्ट्रो कन्वेंशन प्रोटोकॉल, उसे लागू करने को कहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी रूसी जहाजों को रोकने के लिए तुर्की द्वारा यह प्रोटोकॉल लागू किया गया था। ठीक है, तो याद रखेगा। हाल ही में समाचारों में रहा फिनलैंडीकरण शब्द क्या दोस्तों? तो एक शक्तिशाली देश के द्वारा छोटे देश को नियंत्रित करना क्या कहलाता है? फिनलैंडीकरण कहलाता है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण में दुनिया के किस सबसे बड़े विमान को नष्ट कर दिया गया है? तो इसका नाम था दोस्तों एंटोनो 225 मारिया। क्या नाम था दोस्तों? एंटोनो 225 मारिया इसका नाम था, याद रखेगा। नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या है दोस्तों? तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 एक गैस पाइपलाइन योजना है, याद रखेगा, जो जर्मनी को बाल्टिक सागर होते हुए रूस को जोड़ेगा। ठीक है, यानी यूरोप को रूस से जोड़ने के लिए गैस पाइपलाइन योजना है। ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 भी है और 1 वाला जो है वो यूक्रेन और रूस के बीच में है, याद रखेगा। ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 है और इसका भी विरोध चल रहा है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। बाकी की बात करें तो स्टडी 91 पे जो हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स है वो हिंदी इंडिविजुअल का बैच चल रहा है दोस्तों। आइए, आपका स्वागत है इस बैच में। बहुत ही शानदार सी बैच है दोस्तों। आप ज्वाइन करेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई सर जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही है। बहुत गजब की बैच है दोस्तों। आइए ज्वाइन करिए। समय नहीं है आपके पास। देखिए, जो बच्चे इधर उधर करेंगे ना कि नहीं सर सस्ता है महंगा है, बस उसी चक्कर में पड़े रह जाएंगे। अपना समय मत वेस्ट करिए, सामने परीक्षाएं होने वाली है और आप क्वालिटी कंटेंट की बात करिए कि सर आपने दिया क्या है, हमें मिल क्या रहा है, उस पर आप मुद्दे पर बात करिए। गजब की बैच है, आइए ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा जो हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स है दोस्तों, इस समय वर्तमान में तो सुपर टेट का कोर्स दोस्तों एकदम धमाकेदार स्पीड में चल रहा है। बाकी यूपी टेट की क्लासेस भी जारी कर दी गई हैं। जो बच्चे नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, जी हाँ, नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर की दोस्तों बैच लॉन्च हो चुकी है। बहुत लिमिटेड वीडियो में दोस्तों क्लासेस दी जा रही है और गजब की क्लासेस हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप वीडियो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो भी आप हमारे इस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी कोर्सेज अभी चल रहे हैं। यूपी पुलिस का भी दोस्तों एक बैच चल रहा है, यूपी पुलिस, और याद रखिए अब तो वैकेंसी भी आ गई इसकी यूपी पुलिस की। तो आ जाइए और ज्वाइन करिए और तैयारी शुरू कर दिए, लेट मत करिए। देखिए ऊपर एक बहुत अच्छा कोटेशन लिखा हुआ दोस्तों कि ऑनलाइन कोचिंग अब गांव-गांव पहुंच चुकी है। तो इंटरनेट की समस्या से जो जूझ रहे हैं उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो वीडियोज हैं इन्हें आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? ठीक है, चलिए आज आगे कर। हाल ही में किसके द्वारा नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मंथन आइडियाथॉन लॉन्च किया गया? मंथन आइडियाथॉन दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किसके लिए लॉन्च किया गया? तो लिखी गया दोस्तों यहां पर नवाचारों को, जी हां दोस्तों, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों लागू किया गया। और इसे लाया है किसने? सेबी ने लाया। जी हां दोस्तों, सेबी दोस्तों क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप जान ही रहे हो, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसकी जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों सुना गया माधवीपुरी बुच को। किसे दोस्तों? माधवीपुरी बुच को दोस्तों यहाँ पर अध्यक्ष चुना गया है और इन्हीं के द्वारा दोस्तों यह आइडियाथॉन लाया गया। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा और इसका नाम क्या? मंथन। क्या नाम है दोस्तों? मंथन नाम है। तो ये भी आप याद रखेगा। बाकी नीति आयोग मत करेगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे किया गया था। नाबार्ड भी मत बताइएगा, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक इसे बोलते हैं, नाबार्ड भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक फास्टर नाम का एक जो है एप्लीकेशन लॉन्च किया दोस्तों, आपने पढ़ा होगा। इसके पहले सुपेश नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया था, उसके लिए जाना जा रहा था। तो यहां पर जो आपका सही जवाब है वो सेबी आपका राइट आंसर है। आप यहां पढ़ सकते हैं। बाकी की बातें दोस्तों दिया गया है मंथन के बारे में, आप चाहें तो इसे पढ़िए इत्मीनान से और देखिए। ठीक है, चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ अच्छे सवालों पर जो कि करंट अफेयर में चर्चा में चल रहे थे। जरा रिवीजन करिए कि आपको ये बातें याद हैं या आप भूल रहे हैं।
अर्थव्यवस्था संबंधित सवाल है। करा हाल ही में किसके द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मंथन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया दोस्तों, मंथन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, आइडियाथॉन लॉन्च किया गया, ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया और सेबी की वर्तमान में महिला अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा श्रिंकफ्लेशन क्या है। श्रिंकफ्लेशन मैंने बताया था दोस्तों, आपके यहां जानिए श्रिंकफ्लेशन क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट का साइज, जी हां दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट का जो साइज है वो तो सेम रहेगा, बट याद रखिए क्वांटिटी कम कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्वांटिटी दोस्तों यहां पर क्या कर दी जाती है, क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी मात्रा, याद रखेगा साइज वैसा ही रहता है लेकिन मात्रा कम कर दिया जाता है, इसी को श्रिंकफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रिंकफ्लेशन। यह मुद्रास्फीति का ही एक रूप है, यह भी ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं कहूं दोस्तों, पहले मान लीजिए 20 रुपए में आपको 50 ग्राम लक्स का साबुन मिलता था, तो आज उतने ही बड़े डब्बे में उतने ही प्राइस में 20 रुपए में डब्बे की साइज उतना ही बड़ा, लेकिन जो 50 ग्राम मिलता था वो क्वांटिटी घटा करके 45 ग्राम या 40 ग्राम कर दिया जाए, तो यही क्या कहलाएगा, श्रिंकफ्लेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, श्रिंकफ्लेशन। ठीक है, करा हाल ही में करा भारतीय रिजर्व बैंक का नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना कहां पे कर रहा है, मैसूर में कर रहा है। और यहीं पर दोस्तों वर्डिका नामक एक इकाई भी बनाई जा रही दोस्तों, जो स्याही निर्माण करती है, जो आरबीआई के लिए स्याही का निर्माण करती है, भी याद रखेगा। करा बीबीएनएल को बीएसएनएल में अभी विलय कर दिया गया। बीबीएनएल, जी हां दोस्तों, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का, जी हां दोस्तों, बीएसएनएल में विलय कर दिया गया, याद रखेगा। करा किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए दोस्तों बाल बजट पेश किया है, तो पहली बार दोस्तों बच्चों के लिए बाल बजट पेश किया किसी राज्य ने, उसका नाम है मध्य प्रदेश। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। यूपीआई के माध्यम से सार्वजनिक ऋण निवेश की सीमा दोस्तों कितनी कर दी गई, तो सेबी ने इस निवेश की सीमा को बढ़ा करके 2 लाख से 5 लाख कर दिया गया। पहले 2 लाख था, अब कितना हो गया, अब 5 लाख हो गया, तो इसे भी आप ध्यान रखें। ठीक है, करा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, बता दूं मैं आपको ये सवाल, याद रखेगा सीएसओ और एनएसएसओ का विलय करके दोस्तों क्या बनाया गया, एक किया गया इसको और नाम दिया गया एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, हाल ही में भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन बना, तो भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश नेपाल है, जबकि भारत के आधार कार्ड टेक्नोलॉजी को अपनाने वाला पहला देश श्रीलंका है। दोनों अच्छे सवाल हैं, याद रखेगा। हाल ही में किसने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका जारी किया दोस्तों, तो यह हमारे वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री की तरफ से जारी किया गया, जो कि नाम है उनका निर्मला सीतारमण जी। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में पहला स्थान किसका है, तो यहां पहला स्थान है सऊदी अरब देश का। ठीक है, सऊदी अरब में दोस्तों जगह है जद्दा, जहां पर पहली बार योग महोत्सव आयोजित किया गया था, वो भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लिख रहा, हाल ही में किस राज्य ने नवीकरणीय ऊर्जा नीति को लागू किया। जी हां दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा नीति को लागू करने के फायदे क्या दोस्तों, इसका फायदा यह है कि राज्य को नए ऊर्जा संसाधनों पर अब जाना पड़ेगा, जो पुराने ऊर्जा संसाधन हैं वहां से अपनी डिपेंडेंसी को समाप्त करना। जी हां दोस्तों, इसीलिए नई नवीकरणीय ऊर्जा नीति ये किसने लागू किया दोस्तों, याद रखिएगा कर्नाटक राज्य ने लागू किया। जी हां दोस्तों, कर्नाटक राज्य ने। इसी तरह से अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नीति लागू किया था। क्या लागू किया था, नई जनसंख्या नीति लागू किया था दोस्तों, याद रखिएगा। ऐसे हमेशा नई नई नीति आती रहती। महाराष्ट्र सरकार की बात कर दें तो इसने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी नीति लाया था, ईवी पॉलिसी लाया था अभी। ठीक है, ईवी पॉलिसी यानी ईवी नीति की घोषणा किया था, याद रखेगा। इस तरह से कई राज्य के द्वारा कई प्रकार की नीतियां लाई गई। यहां पर याद रखेगा नवीकरणीय ऊर्जा नीति ये कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा लाया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम है बसवराज बोम्मई और कर्नाटक के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत, वो भी याद रखेगा। अच्छा सवाल है। कर्नाटक राज्य सरकार ने 2022 से 27 इन 5 साल की अवधि के लिए कर्नाटक नवी ऊर्जा नीति को मंजूरी दिया है। इसमें अलग अलग साल क्या किया जाएगा दोस्तों, अलग अलग साल अलग अलग जो है वो लगाए जाएंगे, प्लांट लगाए जाएंगे, भी याद रखेगा अगले 5 साल में। ठीक है, और ताकि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित राज्य के रूप में जो है कर्नाटक उभर कर सामने आए। अगले 5 वर्षों में राज्य में 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने का दोस्तों लक्ष्य रखा गया है और इसको पूरा करने के लिए अकेले रूफटॉप सोलर से उत्पादित 1 गीगावाट ऊर्जा का हिस्सा भी शामिल किया जाएगा। यह भी लक्ष्य रखा गया, क्योंकि छोटा छोटा कई जगह लगेगा तभी जाकर यह पूरा हो पाएगा। इसका मतलब वहां पर कई सारे नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाए जाएंगे। जी हां दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाए जाएंगे, तो यह भी आप याद रखेगा। और इसमें से कुछ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर भी काम
करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पर्यावरण से संबंधित कुछ अच्छे सवाल देखते हैं। अगर मैं बात करूं नवीकरणीय ऊर्जा नीति लागू करने वाला राज्य कौन है, तो याद रखिएगा कर्नाटक राज्य है। करा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश ध्वनि प्रदूषण के मामले में दोस्तों नंबर 1 पर आया है और वह है बांग्लादेश। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का जो दर्जा दिया गया, पिछले साल भी दिल्ली को दिया गया था और इस साल भी दिल्ली को ही दिया गया, यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में किसने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर दुनिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किया है, तो यह फैसला किया है यूरोपियन यूनियन ने। किसने किया है? यूरोपियन यूनियन ने किया है, इसे भी याद रखेगा। प्लास्टिक कचरे के मुद्दे से निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत किया गया, तो यहां पे 2 पहल शुरू किया गया दोस्तों। एक तो स्वावलंबन पहल शुरू किया गया और दूसरा कौन सा दोस्तों? संभव पहल। स्वावलंबन और संभव, ये 2 पहल शुरू किया गया। किसको दूर करने के लिए? प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए। ठीक है, प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए। हाल ही में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय स्थापित किया गया, तो यह बनाया गया दोस्तों महाराष्ट्र के पुणे में। कहां पर? पुणे में। हाल ही में चर्चा में रहा रेन बॉम्ब में क्या दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, मतलब बेवजह भयानक बरसात हुई, उसे हम रेन बॉम्ब नाम दिए थे, याद रखिएगा। हाल ही में खबरों में रहा क्रिम्सन रोज क्या दोस्तों, यह तितलियों की एक प्रजाति है जो खास तौर पर बहुत रेयर देखी जाती, बट पहली बार दोस्तों मतलब काफी दिनों बाद यह जो आप एडम ब्रिज का नाम सुना होगा, जिसे आप राम सेतु के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, रामेश्वरम जहां पर है धाम हमारा, वहां पर दोस्तों इन तितलियों को उड़ते देखा गया। हाल ही में कौन सी कंपनी प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है, तो डाबर कंपनी है जो प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर रहा उससे ज्यादा उत्सर्जित कर रहा दोस्तों? ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर दलदली मिट्टी है, उस दलदली मिट्टी में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। और मैं बात कर रहा हूं दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क की, जो कि असम राज्य में स्थित है। एक सिंग वाले गैंडे के लिए दोस्तों इसको जाना जाता है, यह भी याद रखेगा। हाल ही में असम राज्य में 2 नए राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा भी की गई थी। 6वां राष्ट्रीय उद्यान रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और 7वां राष्ट्रीय उद्यान दिहांग पटकाई को घोषित किया गया था, वो भी याद रखेगा। भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय ओसम साइट जिसे किसे घोषित किया गया, तो अरावली जैव विविधता पार्क को घोषित किया गया, जो कि हरियाणा वाले हिस्से में आता है, याद रखेगा। जबकि अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है क्या नाम है दोस्तों? गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर याद रखेगा, वो आपके राजस्थान में है, बट ये वाला जो एरिया है ओशम वाला, ये आपके हरियाणा क्षेत्र में है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। कर हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा किया गया? जी हां दोस्तों, आपातकाल की घोषणा कहां किया गया? म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में ऑलरेडी दोस्तों आपातकाल चल ही रहा है, वहां पर तो सैन्य शासन स्टार्ट हो चुका है। और मैंने आपको कई बार बताया कि हलैंग जो वहां के सेना प्रमुख थे, उन्होंने अपने आप को कार्यवाहक प्रधानमंत्री घोषित कर लिया है, कार्यवाहक का प्रधानमंत्री घोषित कर लिया है, यह आप याद रखेंगे। पाकिस्तान की बात करें दोस्तों, तो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे, अभी उन्होंने आज ही पढ़े आपकी नेशनल असेंबली को दोस्तों भंग कर दिया है, नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। अब ऐसे में वहां पर नए स्तर से चुनाव कराए जाएंगे। तालिबान की बात करूं दोस्तों, अफगानिस्तान की बात करूं तो अफगानिस्तान को वर्तमान में तालिबान के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है और यहाँ पर हालात तो बद से ज़्यादा बदतर हैं, यहाँ पे कोई बात नहीं है। श्रीलंका की बात करें दोस्तों, तो श्रीलंका में मानवीय संकट जो है आ गया है और यह दिवालिया होने की कगार पर है। जी हाँ दोस्तों, मानवीय संकट आ गया है। ठीक है, वित्तीय संकट भी आप कह सकते हैं, वित्तीय संकट भी यहाँ बहुत ज़्यादा आ गया है और जिसकी वजह से दिवालिया होने की कगार पर है और अब यहाँ पर आपातकाल घोषित कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आपातकाल अभी जो लेटेस्ट घोषित हुआ है वो हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में घोषित हुआ है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों 5वां बिम्स्टेक कहाँ आयोजित किया जा रहा था, तो बिम्स्टेक का जो समिट था उसकी अध्यक्षता श्रीलंका ही कर रहा था और देखिए आपातकाल भी यहाँ पे लगी गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर जो महंगाई का आंकड़ा है दोस्तों, याद रखिए जो महंगाई है वो महंगाई 30% तक बढ़ गई है, 30% तक महंगाई बढ़ गई है। बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा हो गई है और अब चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। श्रीलंका के हालात देखकर दोस्तों भारत भी एक्टिव हो चुका है। भारत इस पर एक बड़ी मीटिंग बुलाए हैं मोदी जी और चर्चा कर रहे हैं कि अगर भारत में इस तरह कंडीशन आई तो हम कैसे उभर पाएंगे। जरा इनको देखिएगा, बाकी सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं कि कैसे वहाँ पर आपातकाल की स्थिति
स्थिति बनी हुई है, लोगों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, तो लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, यहाँ तक कि व्यक्तियों के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो भी नहीं मिल पा रही हैं। बिजली का उत्पादन के हालत इतने खराब हो चुके हैं कि बिजली कटौती दिन के 12-12, 13-13 घंटे बिजली कटौती हो रही है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल वगैरह के हालत बद से ज्यादा बदतर हो चुके हैं। ठीक है, एक तरह से पूरा हर जगह आपातकाल लग गया, तो कर्फ्यू जैसी स्थिति भी बन चुकी है, वो भी याद रखेगा। नॉर्मल महंगाई की बात करें तो 18.7% और खाद्य कीमतों की बात करें तो 30% तक दोस्तों महंगी हो चुकी हैं। तो ये हालत जो है गंभीर चल रहा है वहां पे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिक्स से संबंधित कुछ अच्छे सवाल पढ़ते हैं। किससे? पॉलिटिक्स। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं। तो किस देश में आपातकाल लगा? श्रीलंका में। कह रहा भारतीय जनता पार्टी ने किस राज्य में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया? तो अभी दोस्तों चुनाव चल रहा था, पंजाब को छोड़कर के बाकी स्थानों पर जो है बीजेपी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो मणिपुर हो। ठीक है, इन 4 स्थानों पर चल रहे थे, 5 स्थानों पर चुनाव था। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी ने दोस्तों जीत हासिल की, बट बाकी जगह बीजेपी रही। ठीक है, महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए महासभा के कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो कभी भी इस तरह के काम हो तो याद रखें 2/3 बहुमत की आवश्यकता तो होती है। हाल ही में किस देश ने तख्ता पलट किया गया दोस्तों? तो सूडान देश है दोस्तों, वहां पे तख्ता पलट चला। ठीक है, कह रहा किस प्रदेश में निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरी आरक्षित की गई? वह राज्य हरियाणा है। हरियाणा ने कह दिया कि भाई प्राइवेट सेक्टर में भी पहले राज्य वालों को नौकरी मिलेगी, फिर बाहरी वालों को नौकरी मिलेगी। हाल ही में चर्चा में रहा चुनावी बांड क्या है दोस्तों? तो चुनावी बांड ये राजनीतिक पार्टियों को चंदा लेने का एक तरीका दोस्तों, याद रखिएगा। ऐतिहासिक प्रस्ताव जो चर्चा में था ये चीन के द्वारा लाया गया था। कर हाल ही में किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों को राजनीति और चुनाव में भागीदारी से रोक लगा दिया? वह राज्य भी हरियाणा ही है। ठीक है, करा किस राज्य ने विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे का मांग किया है? तो वह राज्य बिहार है, जिसने अपने राज्य को विशेष श्रेणी में रखने का मांग किया है। ठीक है, करा किस देश के राष्ट्रपति अडामा बैरो ने राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल स्टार्ट किया? तो ये गाम्बिया के राष्ट्रपति हैं। ऐतिहासिक प्रस्ताव बता ही चुका हूं, चीन का है। किस राज्य ने विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा का मांग किया? दोस्तों बिहार ने मांग किया है। और सरकारी कर्मचारियों के राजनीति और चुनाव में जाने पर रोक लगाया हरियाणा सरकार ने। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आप याद रखेगा, अच्छे सवाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। सही जोड़े का मिलान करना दोस्तों, यहां आपको बताना है फाइनेंशियल ईयर 2023। जी हां दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए बात हो रहा है, भारत के ग्रोथ रेट की, और अलग अलग एजेंसियों ने अलग अलग ग्रोथ रेट बताया है। आपको बताना दोस्तों कि यहां पर किसने कितना ग्रोथ रेट बताया है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं फिक्की की, जी हां दोस्तों, फिक्की की बात करूं दोस्तों तो यहां पर फिक्की हो गया, इंडिया रेटिंग हो गया, आईसीआर हो गया, ओईसीडी हो गया और फिच रेटिंग हो गया दोस्तों। तो इसने कितना कितना कहा है दोस्तों? अगर मैं फिक्की की बात करूं दोस्तों तो फिक्की ने जो कहा है दोस्तों वो कहा है 7 अच्छा, यहां पर एक रेंज भी था दोस्तों 7 से, हाँ ये वाला रेंज देखिए 7 से, एक सेकंड देख ही लेता हूं। ठीक है, सुनिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा था मुझे। तो यहां पर देखिए पहला हो जाएगा जो फिक्की ने कहा दोस्तों, ये 7.3% का जीडीपी ग्रोथ रेट कहा है फिक्की ने। इंडिया रेटिंग की बात करें दोस्तों तो इसने एक रेंज दिया है 7 से 7.2% का। ठीक है, और इसके बाद आईसीआर ने बात करूं तो ये 8.1% का रहे हैं। और ओईसीडी की बात करूं दोस्तों, सॉरी आईसीआर की बात करूं दोस्तों तो ये 7.2 का रहे हैं, आईसीआर 7.2 का रहे हैं। ओईसीडी की बात करूं तो 8.1, और सबसे ज्यादा जो बताया फिच रेटिंग ने बताया दोस्तों कितना? 8.5%। तो यहां पे जो मैचिंग करेंगे दोस्तों वो क्या बनेगा? CEBAD, ये आपका आंसर बनेगा दोस्तों। एक बार मैचिंग कराइएगा और कोशिश करिएगा याद रखने का। मुझे पता याद नहीं होगा, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक बता दूं दोस्तों, कोशिश करिए याद रखने का। ऐसे आप याद करिए कि अभी तक में सबसे ज्यादा किसने बताया, पहले इसको पकड़िए, सबसे ज्यादा याद रखेगा किसने बताया? फिच ने बताया। किसने बताया दोस्तों? फिच ने बताया दोस्तों। सबसे ज्यादा कितना बताया? 8.5%। ठीक है, एक ही बात करिए, सबसे कम स्थिति किसने बताया दोस्तों? तो सबसे कम 7 से 7.2% दोस्तों इंडिया रेटिंग। ठीक है, नाम इंडिया है और इंडिया रेटिंग का ही दोस्तों रेटिंग क्या है? सबसे कम है, 7 से 7.2% का ग्रोथ रेट यहां बताया गया इंडिया रेटिंग के द्वारा। एक फिच याद रखिए, एक इंडिया रेटिंग की बात रखिए। ठीक है, ये दो याद रखने के बाद तब बाकी के ऊपर हाथ जाइए। जैसे अब यहां 7 हो गया ना, देखिए 7, अब इसके ऊपर जाएंगे तो 7.2, 7.3, 7.2 कहा आईसीआर ने और 7.3 कहा फिक्की ने।
7.2 कहा एशिया ने और 7.3 कहा किसने, फिक्की ने। फिक्की ने कितना कहा दोस्तों, 7.3। बार बार पढ़ेंगे तो चीजें याद होंगी। थोड़ा सा पहले दिन डे 1 पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको बना रहेगा, ठीक है। तो यहां पढ़ लीजिए, आपको देखिए लिखा भी है दोस्तों, फिक्की ने कितना किया, 7.3। इंडिया रेटिंग का सबसे कम है, आईसीआर का 7.2 है, ओईसीडी का 8.1 है और फिच रेटिंग का सबसे ज्यादा 8.5% का ग्रोथ रेट है, ऐसा कहा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, कह रहा फिक्की की बात करें दोस्तों, फिक्की ने वित्त वर्ष के लिए दोस्तों कितना अनुमान लगाया, तो फिक्की ने जो अनुमान लगाया दोस्तों वो 7.3% का अनुमान है दोस्तों। 7.34 करिएगा, यहाँ पे 3 करिएगा पहले, ठीक है, ये करिएगा, ठीक है। आगे लिख रहा है वहां, क्योंकि डिटेल में लिखा 7.4, इसको भी 7.3 ही करिए, यहाँ भी आप 7.3 करिए, ठीक है। या तो यहाँ पे भी आप 7.4 करिए, ठीक है, वैसे 7.3 करिए, ज्यादा सही है, 3 ही है यहाँ पे, यहाँ भी 3 रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा हाल ही में किसके द्वारा नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मंथन आइडियाज लॉन्च किया गया दोस्तों, तो यह सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। सेबी जो अध्यक्ष वर्तमान में माधवीपुरी बुच उनका नाम है, याद रखेगा। श्रिंगफ्लेक्शन बताई दिए दोस्तों, क्वांटिटी कम कर दी जाएगी, साइज पैकेट की वही रहेगी, यह मुद्रास्फीति का एक प्रकार होता है। करा आरबीआई नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड का लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर कहां बनाया जा रहा है, मैसूर में बनाया जा रहा है, वहीं पर दोस्तों इंक निर्माण कंपनी भी है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, बीबीएनएल भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, बीबीएनएल का विलय किया जा रहा है दोस्तों बीएसएनएल में, ये भी याद रखेगा। करा किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए बाल बजट पेश किया है, तो राज्य सरकार का नाम क्या दोस्तों जिसने बाल बजट पेश किया है, नाम है मध्य प्रदेश सरकार, ठीक है। करा यूपीआई के माध्यम से सार्वजनिक ऋण निवेश की सीमा सेबी ने कितना कर दिया, तो पहले 2 लाख था और अब वो सीमा बढ़कर के 5 लाख हो गया है, यह भी याद रखेगा। सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर के दोस्तों क्या बनाया गया, एनएसएसओ को मिलाकर के बनाया गया एनएसओ, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आगे देखिए, करा कि हाल ही में भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन बना, तो नेपाल बना। और किसने पंचतंत्र पर स्मारिका सिक्का जारी किया, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जारी किया, ठीक है। तो इतने सवाल हैं आपके लिए अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं और आज का आखिरी सवाल, हाल ही में भारत का कौन सा जिला दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज किया गया। जी हाँ दोस्तों, तीसरा सबसे गर्म स्थान, और मैं आपको बता दूं पहली बार दोस्तों याद रखेगा मार्च 2021 में 121 वर्ष बाद इतना गर्म स्थान दोस्तों जो है रिकॉर्ड किया गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मार्च महीने में अगर मैं बात करूं दोस्तों कायस शहर की, तो कायस शहर दोस्तों यहाँ नहीं माली में है और ये सबसे ज्यादा गर्म स्थान था दुनिया का। साइगो शहर भी दोस्तों आपके माली देश में है और ये दूसरा ऐसा स्थान था जो सबसे ज्यादा गर्म था। चंद्रपुर दोस्तों भारत में है और ये तीसरा सबसे ज्यादा गर्म स्थान था। और विदर्भ तो दोस्तों भारत के अंदर है ही है। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा ये चंद्रपुर उत्तर होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, जो सबसे ज्यादा गर्म जो है रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। नॉर्मल से दोस्तों याद रखेगा लगभग 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा का टेम्परेचर चल रहा है दोस्तों, 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का याद रखेगा प्लस का टेम्परेचर चल रहा है। पहले जितना चलता था उसमें 2 डिग्री लगभग टेम्परेचर दोस्तों और ऐड हो गया है, ठीक है, ये भी याद रखेगा। तो इस बार दोस्तों जो सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया वो 43.2 डिग्री सेल्सियस, वो भी मार्च महीने में। सोचिए आगे मई और जून में हालात क्या होने वाले, बद से ज्यादा बदतर आप ये कह लीजिए तो कमी होगा, ठीक है। पूरे 121 साल बाद दोस्तों मार्च महीने में सबसे ज्यादा गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया है, ये अपने आप में बड़ी बात है। जो तापमान है दोस्तों अधिकतर वो कितना चल रहा है 1.86 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्ट, या लगभग 2 डिग्री सेल्सियस दोस्तों ये अधिक चल रहा है, यह भी आप याद रखेगा। बाकी के डेटा यहां पर और दिए गए हैं, आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों पर्यावरण से संबंधित अच्छे सवालों पर, जरा उन्हें रीड करिए। पहला है कि कौन सा जिला दुनिया का सबसे गर्म जिला भारत का घोषित किया गया, तो चंद्रपुर जिला है, याद रखेगा। किस राज्य ने नवीकरणीय ऊर्जा नीति लागू किया, तो कर्नाटक राज्य ने लागू किया। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषित किस देश में है, नंबर 1 स्थान दोस्तों बांग्लादेश का। और सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, दिल्ली। लगातार दूसरे साल दिल्ली को सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया। किसने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर एक टैक्स लगाया जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन टैक्स, ठीक है, यह लगाया यूरोपियन यूनियन ने। जी हां दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने लगाया, याद रखेगा। प्लास्टिक कचरे से मुद्दे से निपटने के लिए 2 पहल की शुरुआत हुई दोस्तों, एक संभव पहल चल रहा है और एक चल रहा है आपका स्वावलंबन पहल, संभव और स्वावलंबन। हाल ही में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यशाला की स्थापना किया गया, तो पुणे में किया गया, जो कि महाराष्ट्र में है। रेनबॉर्म दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में भयानक बरसात था, उसे कहा गया। क्रिम्सन रोज दोस्तों तितलियों की प्रजाति है जो रामेश्वरम सेतु के पास देखा गया। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनी है डाबर कंपनी, याद रखेगा। वह राष्ट्रीय उद्यान जो जितना कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर रहा है, उससे ज्यादा उत्सर्जन कर रहा है, उसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां की दलदली मिट्टियों में बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया उत्सर्जित कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों ऐसा है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपके लिए अच्छा ही सवाल है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किताबें मार्केट में आ चुकी हैं, तो आप जाइए इन किताबों को परचेज कर सकते हैं। देखिए ये किताबें आपके वीडियो परीक्षा के लिए जारी की गई हैं। अगली जो तैयारी हमारी है दोस्तों, सुपर टेट परीक्षा के ऊपर हम तैयारी कर रहे हैं, वो किताबें भी दोस्तों हम बहुत जल्द आप सभी के समक्ष ला देंगे। ये आपके लेखपाल परीक्षा के लिए दोस्तों टोटल 4 सीरीज दोस्तों लॉन्च किया गया था, जिस पर किसी भी तरह का कोई शिपिंग चार्ज नहीं दोस्तों, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं आपसे लिया जा रहा है, और आपके घर तक अगले 4 से 5 दिनों में किताबें पहुंचा दी जाएंगी। इन किताबों को जब आप ऑर्डर करेंगे तो ट्रैक भी कर पाएंगे कि किताब पहुंची कहां, नितिन सर के से निकली स्टडी 91 से तो कहां पहुंची। ठीक है, पूरा बकायदा आप ट्रैक कर सकते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत है, कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।